अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ इरम ज़ईन। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के सताए कराची के शहरियों की। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होगी या नहीं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कल होने वाले इजलास में फैसला होगा। बिल्कुल, बड़ी बैठक में सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक, नेपरा और वजारत तवानाई के हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में इजाफे से मुताल्लिक़ ECC के फैसले की तौसीक़ नहीं की थी। ECC ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.09 से ₹2.89 फ़ी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दी थी। इजलास में गैस की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक़ भी फैसला किया जाएगा। पहले 10 से 12 घंटे बिजली जा रही थी और लोड शेडिंग 7 से 8 घंटे हो रही थी, वो भी मौसम की मेहरबानी से। ये हम नहीं कि इलेक्ट्रिक के CEO मोनेसल्वी कह रहे हैं। आवाम को अपनी सफाई देने के लिए पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा 1800 फीडर्स में से 15 से 18 पर काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से बिजली मुनक़ता की जाती है। उसे लोड शेडिंग ना कहा जाए। कि इलेक्ट्रिक के कमांडर ने ओवर बिलिंग से भी साफ इनकार कर दिया। कहा सार्फिन की तसल्ली के लिए मीटर रीडिंग की तस्वीर खींचकर बिल पर लगाकर भेजेंगे। जो शहर के अंदर कोई भी इलाका है उसमें 7.5 से 8 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं हो रही है। और ये 7.5 से 8 घंटे लोड शेडिंग ये किसी भी नॉर्मल हालात में भी होती रहती है। हमारे पास कराची शहर को बिजली सप्लाई करने के लिए तकरीबन 1800 फीडर्स हैं, तकरीबन 26,500 ट्रांसफार्मर्स हैं। किसी भी एक वक्त में 15 से 20 फीडर्स जो हैं उन पे या तो कोई काम हो रहा होता है या कोई फॉल्ट हो रहा होता है। समझा ये जाता है कि ये लोड शेडिंग है। मैं फिर से बड़ी क्लियरली बता दूँ कि ये लोड शेडिंग नहीं होती, उस इलाके के फॉल्ट्स होते हैं। और अगर वो फॉल्ट्स कुछ ज़्यादा लंबे अरसे तक रहें तो उस फीडर को लोड शेडिंग से एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। प्लान्स यही है कि अगले साल की बिजली मैंने आपको बताया कि तकरीबन 550 मेगावाट ऐड होगी, उसके अगले साल 800, उसके अगले साल अनदर 7 से 800, तो तकरीबन 2100 मेगावाट अगले 3 साल में ऐड हो रही है। ओवर बिलिंग के ऊपर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा इसके अंदर मेरे ख्याल से मिथ्स ज़्यादा है। बिल जो रेट है वो हम ना अपनी तरफ से उससे बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। कराची का टैरिफ इस वक्त मुल्क से ₹2.5 कम है। हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आपको आपके बिल के ऊपर अपनी मीटर रीडिंग की तस्वीर नज़र आए, ताकि ये एक जो है मुबहम होता है कि ये मीटर रीडिंग किस डेट को ये या क्या यूनिट थे वो भी आपको नज़र आ जाए, तो आप वो भी देख लें। वज़ीर आज़म अफसरदा, क्या है मामला, जानिए थोड़ी ही देर में। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनेसल्वी अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेंशन में नजर आए। कभी हाथ सहलाए, कभी सवालों पर घबरा गए। ओवर बिलिंग के सवाल पर ऐसा जवाब दिया जो उन्हीं की बात के खिलाफ था। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले की नहीं है, इसलिए मुझे आदत नहीं है। रिक्वेस्ट बस यही होगी कि अगर हम एक सवाल जो भी हो उसको पूरा जवाब दे दें। सामने लगे थे कैमरे और कैमरों के पीछे आवाम की आवाज, जिससे कि इलेक्ट्रिक की पूरी ही इंतजामिया वाकिफ है, मगर पहली बार वो आवाज सहाफियों के जरिए बराह रास्त कान में पड़नी थी। आपने शहर में ओवर बिलिंग से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सिंध के हुक्मरान जमात कहते हैं कि आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इसीलिए जनाब की घबराहट ऐसी थी कि मुसलसल कई मिनट तक हाथ मलते रहे, पेन घुमाते रहे। एक तरफ जो है वो लोग क्वारंटाइन हुए हैं अपने घरों के अंदर, ऊपर से जो है वो गर्मी भी ज्यादा है, फिर उनके घरों में बिजली भी नहीं है, तो लोग क्या करें। हर सवाल पर मोनेसल्वी को 440 वोल्ट का झटका लगा। एक बात सुने आप लोग, मैं आपको बताऊं, मैं कहीं नहीं जा रहा। टेंशन का आलम तो देखिए। ओवर बिलिंग के सवाल पर कहा 24 घंटे बिजली मिलने की वजह से बिल ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि वहाँ 24 घंटे बिजली सप्लाई हुई, तो जब लोगों ने अपना बिल देखा तो उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया शायद कि यार ये तो 14 या 16 घंटे की बजाय 24 घंटे की बिजली, उनका ये बिल ज्यादा आ गया। मगर कुछ देर पहले ही जनाब फरमा रहे थे कि 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब कौन सी बात को माना जाए। माजरत ख्वाही हो सकता हूँ कि हाँ इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स हॉट। जब लोड शेडिंग का इकरार कर रहे हैं तो बिल ज्यादा आने का जवाब मुसलसल बिजली की फराहमी कैसे हो सकती है जनाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दूर अंदेश कौमें ही तरक्की करती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही कि हमने महदूद वक्त के लिए प्लानिंग की।
कोई भी प्रोजेक्ट इसलिए बनाया जाता है कि उसे दिखाकर इंतखाबात में वोट लेने होते थे। बाहर से फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट का फैसला गलत था, जिससे मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। हमारी हुकूमत आई तो $20 अरब का खसारा था, जिससे रुपए की कदर कम हुई। वो चिलास में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती रही, शॉर्ट टर्म के ऊपर फैसले किए। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी। तो हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। तो जैसे ही खसारा बढ़ता जाता है, रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा $20 अरब का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने दयामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा भी उनके हमरा थे। मंसूबे से 4500 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जबकि 16,000 से ज़ायद अफराद को रोज़गार भी मिलेगा। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की अक्सरियत ना होने का एतराफ़ कर लिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं जब अक्सरियत होगी तो इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। साथ ही दावा किया कि अपोजिशन में कोई दरार नहीं है। इनको तो धांधली से जिताया गया है, ठीक है। अपोजिशन इकट्ठी है, अपोजिशन में कोई दरार नहीं है, बल्कि उनके लोग टूट टूट के अब आ रहे हैं। मंगल आया ना हमारी तरफ। इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं तो सदारत इंतजाम के पीछे ये सेनेट में क्या हुआ 2 दफा, उसके बाद आप अपोजिशन को क्या इल्जाम देते हैं? जिन्हें इल्जाम देना चाहिए उन्हें देते नहीं है आप। अच्छा, इस वजह से तहरीकत में एतमाद नहीं ला रहे, यानी उसी तरह के नतीजे का खौफ है? ओ भाई, खौफ की बात नहीं है। जब हमारे पास अक्सरियत होगी तो लाएंगे ना, अभी तो हमारे पास अक्सरियत नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि पंजाब में हुकूमत बासानी अक्सरियत खो सकती है। 2 इत्तेहादी साथ छोड़ जाएं तो विफाक में भी बात खत्म हो जाएगी। मतवाले रहनुमा ने वाज़ेह कर दिया कि मुस्लिम लीग किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू कर रहे थे। इतनी करप्ट हुकूमत ये है पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, कम से कम मैंने 85 के बाद नहीं देखी। हम किसी वफाकी वजीर की बातों में नहीं आएंगे। 12 बंदे लेकर फिरता रहे, उनको सौदे करता रहे, हम किसी सौदे में हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इस बात में बड़े क्लियर हैं, हम इस बात में बड़े क्लियर हैं, किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सियासी तब्दीली आ सकती है। एक पंजाब है जहाँ हुकूमत बड़ी आसानी से अक्सरियत खो सकती है। सेंटर के अंदर भी फ़र्क सिर्फ 12 सीटों का है। 2 इत्तेहादी छोड़ जाए, बात ख़त्म हो जाएगी, और वो बात ख़त्म हो चुकी है जहाँ तक मुझे नजर आता है। मैं तो तब्दीली देखता हूँ, तब्दीली देखता हूँ जल्द। खबरों में आगे आ रहा है, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। जाली अकाउंट स्कैंडल में एक एक करके आसिफ अली जरदारी के 9 शरीक मुल्जिमान इश्तिहारी हो गए। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी ठेकों में रिश्वत की रकूम का मुबैना लेन देन करने वाले अशफाक लगारी को भी इश्तिहारी करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी पर एक रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए फिर नैब को 4 अगस्त के दिन वीडियो लिंक का इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स के 4 मुकदमात में मुल्क से 9-2-11 होने वाले 9 मुल्जमान इश्तिहारी हो गए। मुबैना किकबैक्स और रिश्वत की रकूम जाली अकाउंट्स में जमा कराने वाला अशफाक लगारी भी बाकायदा इश्तिहारी करार। मुल्जम छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस के अलावा रोशन सिंह प्रोग्राम इंक्वायरी में भी नैब को मतलूब था। जाली अकाउंट्स के दीगर इश्तिहारी मुल्जमान में जरदारी के साथ 104 मरतबा बैरून मुल्क जाने वाले ऐवान सदर के स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं, जबकि यूनुस की दवाई, अली कमाल मजीद, हाजी हारून, निमर मजीद, मुनाहिल मजीद, आजम वजीर और पीर दरवेश को भी इश्तिहारी करार दिया जा चुका। इन तमाम मुल्जमान का जाली अकाउंट्स खोलने, चलाने और गैर कानूनी अदायगियों में बुनियादी किरदार बताया जाता है। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्जम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इश्तिहार भी जारी हो चुके। 17 अगस्त तक पाकिस्तान न आए तो इश्तिहारी करार दिए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। नैब को 4 अगस्त के रोज वीडियो लिंक का इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ने नैब की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में बोले, नैब टारगेटेड और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब न्याजी गठजोड़ पर दो राय नहीं हो सकती। हुकूमत सियासी नहीं बल्कि सिलेक्टेड है। न्याजी नैब गठजोड़ है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई दो आरा हो सकती हैं। इमरान खान साहब या उनके वज़रा कहते हैं जी फलां अंदर हो जाएगा और दूसरे दिन बाकी वो अंदर हो जाता है। बड़ा वाज़े तौर पे नजर आता है कि ये टारगेटेड है और ये बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। अगर आप कहें जी अक्रॉस द बोर्ड है तो फिर मालम जब्बा का केस क्यों नहीं खुलता है, उन पर BRT का केस क्यों नहीं खुलता है, अलीमा खान खुद तस्लीम कर रही हैं उनका क्यों नहीं खुलता है। ये इनको दूध के धुले हुए फरिश्ते नजर आ रहे हैं ये सारे। नैब जो है वो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट बन के रह गया है। जो हुकूमत चाहती है जिसकी गर्दन पे उन्होंने हाथ रखना होता है वो उसके खिलाफ शुरू कर देते हैं, एक नोटिस भेजो और उसके बाद उसको आ जाए। ना फेक अकाउंट्स वाले केस में कोई जान है, ना पाक लेन वाले केस में जान है, तो इसलिए हमें उसमें कतन कोई परेशानी। आप कंटेनर से अभी तक नहीं उतरे हो, आपका वजूद तो उन बैसाखियों पर है जो आपको किसी ने बैसाखियां ला के दे दी हैं। इस तरह से आप समझते हैं आप हुकूमत चला लेंगे। एक दिन की मार भी नहीं है, लोग इतने तंग हैं इनसे। कोरोना इमरान खान की एक शील्ड है, कोरोना के पीछे छुप रहा है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत को एहतसाब का अमल पहले साल ही मुकम्मल कर लेना चाहिए था। 5 साल अपोजिशन से लड़कर नहीं गुजारे जा सकते। नवाज शरीफ के जाने से एहतसाब पर एतमाद की बहाली मुश्किल हो गई। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि फैसला साजी सिर्फ मुंतखब अफराद का इख्तियार है। कैबिनेट मीटिंग से लेके अब तक मेरा एम्फेसिस रहा है रिफॉर्म्स के ऊपर। और दूसरा मेरी अपनी राय में देखिए, पहले साल अगर आप अकाउंटेबिलिटी कर लेते बड़ा ज़बरदस्त था। जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं और जिस तरीके से बाहर गए हैं उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एतमाद बहाल होना बड़ा मुश्किल है। अब हमें आखिरी साल लड़ लें या पहले साल लड़ लें, 5 साल हम लड़के अपोजिशन हमसे लड़के और हम अपोजिशन से लड़के नहीं चल सकते। लिहाजा कोई ना कोई, मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है। उसमें यह है कि आप अनइलेक्टेड लोग जो हैं उनको शामिल जरूर कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एडवाइजरी रोल, नॉट ऑन अ डिसीजन मेकिंग रोल। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो डिसीजन मेकिंग हैज टू रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको एडवाइजरी रोल्स में अलबत्ता डेफिनेटली लिया जा सकता है ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट जो है वो बेहतर हो। PTI ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की एक और बैठक, तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात का जायजा लिया। अकबर एस बाबर कहते हैं कि कमेटी और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, साथ ही फैसला अपने खिलाफ आने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी किया। इस्लामाबाद से जुल्फकर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ को मुबैयन ममनुआ फंडिंग की तहकीकात के लिए कायम स्क्रूटनी कमेटी का एक और इजलास। PTI के वकील और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर भी पेश हुए। PTI की जानिब से जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अकबर एस बाबर का कहना था कि 17 अगस्त के बाद केस हतमी मराहिल में दाखिल होगा। ये स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में बनी थी, जिसको पहले 1 महीने का टाइम था कि वो ये तमाम स्क्रूटनी मुकम्मल करे। आज 2.25 साल हो रहे हैं। इसी उम्मीद से कि ये अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। अकबर एस बाबर ने एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया, वहीं दूसरी जानिब फैसला हक में न आने की सूरत में अगला लाए अमल भी बता दिया। हम कमेटी की भी बड़ी इज्जत करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी जो है इदारा, हमने उस पर भरोसा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारे हक में फैसला करता है फिर भी PTI उसको अपील करेगी, और अगर खुदा न ख्वास्ता PTI के हक में जाता है हम सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने PTI और अकबर एस बाबर को 23 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ जुल्फकर इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने वाले इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुल्जिम की मुआफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदलिया की तजहीक और जस्टिस फायज ईसा को धमकियों का मामला। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा सुप्रीम कोर्ट में पेश, अदालत से माफी की इस्तदा करते हुए कहा अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ, कानून अपनी जगह लेकिन अल्लाह के हजूर पेशी के लिए मुआफ किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए केस में माफी की गुंजाइश नहीं, ऐसा करने लगे तो मुल्क का सारा निजाम ही बैठ जाएगा। आप अदालत और जजेस के साथ मजाक नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले ऐसी जुबान तो कोई जाहिल भी इस्तेमाल नहीं करता।
दौरान समाअत मुंसिफ आला ने पूछा, क्या FIA ने इफ्तिखार मिर्जा के रवाबित का खोज लगाया? इफ्तिखार मिर्जा के कनेक्शन न जाने कहां कहां हैं। अदलिया के खिलाफ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल अदालत को बताएं, क्या मिर्जा इफ्तिखार ने ये बयान किसी के कहने पर दिया या सिर्फ उनकी जाती गलती है? जस्टिस फायद ईसा की अहलिया की जानिब से बयान हल्फी भी जमा। अदालत की अटॉर्नी जनरल को सरीना ईसा के बयान का जायजा लेने की हिदायत करार दिया। बयान हल्फी में संगीन नौयत की बातें हैं। FIA की कराची में बड़ी कार्रवाइयाँ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम रुकन पकड़ा गया। मुलजिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है, जो दिल्ली में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका। मुल्क दुश्मनों की माली मुआवनत करने वाले 2 मनी एक्सचेंजर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। मुल्क दुश्मनों के घेरा तंग। FIA ने रॉ के स्लीपर सेल का सुराख लगा लिया। स्लीपर सेल का अहम कारिंदा जफर पकड़ा गया। मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है, जो 14 माह तक दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप के जरिए दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी ले चुका है। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जफर महकमा फायर ब्रिगेड में मुलाजमत करता था। FIA ने हवाला हुंडी के जरिए बैनुल अक़वामी खुफिया नेटवर्क का पर्दा भी चाक कर दिया। रॉ स्लीपर सेल को फंड फराम करने वाले मनी एक्सचेंज के 2 मुलाजिम धर लिए। मुलजिम सुफियान मनी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर और जावेद मेमन मैनेजर है। हुक्काम के मुताबिक हवाला हुंडी के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर को रकम फराम की जा रही थी। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असला, लैपटॉप और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। मुल्जिमान को सिविक सेंटर, लियाकताबाद और खालिद बिन वलीद रोड के इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज करके मजीद छानबीन की जा रही है। लाहौर में मियाँ बीवी की लड़ाई, पड़ोसियों के बच्चे की जान ले गई। झगड़े के दौरान शौहर ने बीवी को पत्थर मारने की कोशिश की, जो दरवाजे पर खड़े 12 साला लड़के को जा लगा। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। मियाँ बीवी का झगड़ा पड़ोसी बच्चे की मौत का बायस बन गया। वाकया बादामी बाग सादात मोहल्ले में पेश आया। बाबर नामी शख्स का अपनी बीवी से झगड़ा चल रहा था। शौहर ने गुस्से में आकर बीवी को पत्थर मारने की कोशिश की, जो दरवाजे पर खड़े 12 साला समीउल्लाह के सर पर जा लगा और वो मौका पर ही दम तोड़ गया। सट लगी है सर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। दस्ती मोटरसाइकिल लेके नवाज शरीफ अस्पताल पहुँचे हैं। जो इमरजेंसी से गया, वहाँ पे बच्चे को चक्कर आया, उन्होंने किया कि बच्चा खत्म है। पुलिस ने पत्थर मारने वाले मुलजिम बाबर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाबर ने गुस्से में आके ना अपनी बीवी को एक ईंट मारी, वो तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से ये वो ईंट जो है ये समीउल्लाह को लगी। पुलिस ने समीउल्लाह की मैयत पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बाबर से मजीद तफ्तीश जारी है। पत्थर दानिस्ता तौर पर मारा या महज हादसाती तौर पर लगा, हकायक वाजे हो जाएंगे। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी बदस्तूर जारी है। वायरस से मुतासर अफराद में से 2/3 सेहतियाब हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने ईद कुर्बा के लिए SOPs तैयार कर ली। वज़ीर आला सिंध ने कहा, इस बार गली गली कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं किए जाएंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट। बड़ी ईद पर बड़े मजे तो होंगे, लेकिन कोरोना के वार भी जारी हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत ने कुर्बानी के हवाले से भी SOPs बना ली। बकरा हो, बैल या फिर ऊंट, शहरी अब गली गली कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह मुख्तस की जाएगी। फैसला वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया। मुनाद अली शाह ने यूनियन कौंसिल सतह पर जानवरों की कुर्बानी का बंदोबस्त करने के लिए वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को टास्क दे दिया। इजलास में फैसला हुआ कि गली गली कुर्बानी के जानवर ज़िबा होने से मजीद बीमारियाँ फैल सकती हैं, इसलिए ईद पर कुर्बानी सिर्फ मखसूस मकामात पर करने की इजाज़त होगी। संजय साधवानी, समा, कराची। सिंध में गंदम का बहरान फिर सर उठाने लगा। 2 रोज में 100 किलो गंदम की बोरी पर 200 रुपए बढ़ गए। सिंध हुकूमत सारा मलबा विफाक पर डालने लगी। अशरफ खान की रिपोर्ट। मसनूई बहरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से होने वाला है। गंदम का बहरान देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को गंदम खरीदने की इजाजत दी नहीं और अब ट्रेडर मुंह मांगे दाम पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को गंदम बेच रहे हैं, जिसकी वजह से 3 माह के दौरान 100 किलो की बोरी पर अब तक 1300 रुपए का इजाफा हो चुका है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि हुकूमत ने सरकारी गोदामों से गंदम रिलीज नहीं की तो आटा 70 रुपए किलो तक भी जा सकता है। 1 लाख बोरी के करीब डेली
पंजाब और बलूचिस्तान ट्रांसफ़र हो रही है, जो सिंध के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन हुकूमत सिंध को हर मसले का जिम्मेदार वफाक को ठहराने से फुर्सत नहीं। हद तो ये है कि गंदम की किल्लत की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसके बावजूद सूबाई हुकूमत यही राग अलाप रही है कि दीगर सूबों की निस्बत सिंध में आटे की कीमत कम है। वफाकी हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालिबात पूरे न होने पर कल मुल्क भर में सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल की भी धमकी दे दी। इनकम टैक्स में इजाफा किसी सूरत मंजूर नहीं। सूबाई सर्विस और टोल टैक्स को फौरी खत्म किया जाए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन भी मुतालिबात मनवाने के लिए मैदान में आ गई। किरायों में इजाफे समेत तमाम मुतालिबात पूरे करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कारोबार है नहीं और टैक्स भी बढ़ाते और टोल प्लाजा भी बढ़ाते हैं। अगर ये मसला हल नहीं हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह 16 तारीख को हम लोग का हड़ताल होगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, सदर पाकिस्तान साहब को ये अपील करना चाहता हूँ, जो मसले मसाइल हम लोगों का है ये हल करो। खुदा के लिए ऑयल टैंकर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कोरोना में सिर्फ एक हमारा वाइड सेक्टर है जो पूरा 24 घंटे दिन रात काम भी करते रहे हैं, सप्लाई भी देते रहे हैं, उसके बावजूद सारा नज़ला हमारे पे ही गिर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स के मुतालिबात में वाइट ऑयल पाइपलाइन में सरमायाकारी, कमर्शियल लोडिंग को फौरी बंद करने और पुरानी गाड़ियों से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी भी शामिल है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ अशरफ खान, समा, कराची। नन्ही परस्तार सामिया अफसर की अपने पसंदीदा क्रिकेटर बाबर आजम से ऑनलाइन मुलाकात हुई। बाबर आजम ने नन्ही मदा की बैटिंग की तारीफ की। नन्ही परस्तार की ख्वाहिश पूरी। 8 साला सामिया अफसर ने ऑनलाइन मुलाकात में बाबर आजम से दिल की बातें की। मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। नहीं, मैंने आपकी भी बैटिंग देखी है तो माशाल्लाह आप भी काफी अच्छा खेलती हो, काफी अच्छा ड्राइव मारती हो। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा अच्छी ड्राइव मारती हो। जो आपकी बैटिंग स्टांस, जो भी शॉट्स है ना, वो जो आप शुरू से करती आ रही हो उस पे ही रहना है। ये नहीं कि आपने चेंज करना है, मैं बैटिंग का ये कर लूं, मैं स्टाइल चेंज कर लूं। नन्ही परस्तार ने अपने सुपर हीरो का खाका भी तैयार किया। सामिया अफसर की नेट पर बैटिंग की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो दिलकश स्ट्रोक्स खेल रही थी। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगकारा ने भी नन्ही क्रिकेटर के शॉट्स की तारीफ की थी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज कौमी टीम का डर्बीशायर में पहला नेट सेशन। खिलाड़ियों ने 3-3 घंटों पर मुश्तमिल 2 सेशंस में शिरकत की। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों का दूसरा मरहला। डर्बीशायर में कौमी क्रिकेटर्स की 2 सेशंस में प्रैक्टिस। वकार यूनुस का फास्ट बॉलर वहाब रियाज पर फोकस। नसीम शाह ने भी नेट्स में जोर लगाया। सरफराज अहमद इंग्लिश कंडीशन से हम आहंग। बल्लेबाजों के साथ बॉलर्स की भी बैटिंग प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग ड्रिल्स भी की। पहला 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच जुम्मे को शुरू होगा। MNA अहमद हुसैन तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश हो गए। अहमद हुसैन ने जवाब कमेटी के सामने पेश कर दिया। समा को दिए गए इंटरव्यू पर अहमद हुसैन को शो कॉज नोटिस दिया गया था। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब बताइएगा, इस बारे में क्या पता चल पाया है? जी फवाद, 2 अहम चीज़ें हैं इसमें जो आज शो कॉज नोटिस का जवाब देने अहमद हुसैन जो डिसिप्लिनरी कमेटी है पीटीआई की वहाँ पर पेश हुए। इस्लामाबाद में हेड ऑफिस जो है पीटीआई का, ये वहाँ गए थे और पहली बात ये पता लगा है कि ये आज खुद नोटिस नहीं था बल्कि शाह महमूद कुरैशी जो वजीर खारजा हैं उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन अहमद हुसैन के खिलाफ की थी, उस पर इन्हें बुलाया गया था। ये बात उन्हें जाकर वहाँ पता चली जब इन्होंने कहा कि आपने मेरा नोटिस लेकर एक इंटरव्यू पर बुलाया, तो उन्होंने कहा हमने नोटिस नहीं लिया बल्कि आपके खिलाफ शिकायत हुई है। दूसरी अहम बात, जो इंटरव्यूज में बातें अहमद हुसैन ने की थी वो इस कमेटी के सामने उन सारी बातों पर वो कायम रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि ये बातें बिल्कुल मैंने की हैं और मैं इस पर कायम हूँ। आमतौर पर सियासतदान जो होता है कि वो इंटरव्यू के बाद कहते हैं कि कोई तोड़ मोड़ कर उनके हकायक पेश किए गए, ये उनका ये मतलब नहीं था। उन्होंने बिल्कुल वही बातें दोबारा दोहराई जो कि इंटरव्यू में की थी। अब चेयरमैन जो है पार्टी के इमरान खान, उनको कमेटी रिपोर्ट भेजेगी और वो रिपोर्ट से इनको आगाह किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।